दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर टॉप साइंस क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, हाल ही में हुए एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, आप प्रैक्टिस के भी तौर पर इस वीडियो को देख सकते हो। लास्ट में बताइए टोटल में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा युग अमीनो अम्ल से नहीं बनता है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा युग अमीनो अम्ल से नहीं बनता, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टायरोसिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये सभी नाइट्रोजन बेस हैं जो डीएनए की संरचना में पाई जाती है। ये प्यूरिन और पायरिमिडीन वर्ग के यौगिक हैं। ये भी पूछ लेता कि प्यूरिन और पायरिमिडीन वर्ग के यौगिक कौन है, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। ये बेस अमीनो अम्ल से नहीं बनते बल्कि नाइट्रोजन युक्त हाइड्रोक्लोरिक यौगिक से बनते हैं। जबकि टायरोसिन जो दिया है एक अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, लेकिन यह डीएनए का हिस्सा नहीं है। डीएनए में 4 मुख्य बेस होते हैं, कौन कौन से, तो एडेनिन, थाइमिन, गुआसिन और साइटोसिन। अमीनो अम्ल वे यौगिक होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। टायरोसिन एक नॉन एसेंशियल एरोमेटिक अमीनो एसिड है जो डीएनए के नहीं बल्कि प्रोटीन संरचना का भाग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मनुष्य के शरीर में यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है। मनुष्य के शरीर में यूरिन का पीला रंग किससे आता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूरोक्रोम मनुष्य के मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम नामक रंजक के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के टूटने पर बनने वाला बिलीरुबिन में से एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। यह एक घुलनशील पिगमेंट होता है जो पीलापन देता है। शरीर में यह नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के समय मूत्र में बाहर आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त सिलिकॉन चिप किस प्रकार का ठोस होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त सिलिकॉन चिप किस प्रकार का ठोस होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धचालक होता है। सिलिकॉन समूह 14 का तत्व है, विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करता है। सिलिकॉन चिप जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मुख्य घटक है या सिलिकॉन से बनी होती है जो एक अर्धचालक जिसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर तत्व है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रेड स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है। रेड स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 से 700 नैनोमीटर रेड स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य होती है। रेड स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश का वह हिस्सा है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, या वायलेट स्पेक्ट्रम से ठीक उल्टा छोर होता है इसका। सामान्य रूप से रेड स्पेक्ट्रम को 600 से 700 नैनोमीटर के बीच माना जाता है। रेड लाइट के गुण क्या है, तो ये सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य इसकी होती है। न्यूनतम अपवर्तन होता है, दूरी तक सबसे अधिक फैलती है, इसलिए डेंजर सिग्नल, ब्रेक लाइट आदि में इसका प्रयोग होता है। बाकी चलिए कुछ प्रमुख तरंग दैर्घ्य बताते हैं प्रकाशों की। तो नीला का जो तरंग दैर्घ्य होता है 450 से 570 होता है। वायलेट का जरूर याद रखिएगा, बैगनी कलर का पूछ लेता है। तो बैगनी कलर का जो तरंग दैर्घ्य होता है 380 से 450 नैनोमीटर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कैथोड रे किस प्रकार के कण होते हैं। कैथोड रे जो है किस प्रकार के कण होते हैं वो आपसे पूछा। धनावेशित होता है, न्यूट्रल होता है, ऋणावेशित होता है, या प्रोटीन होता है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋणावेशित होता है। कैथोड रे मुख्यतः इलेक्ट्रॉन की धारा होती है जो नकारात्मक ऋणावेशित कण होते हैं। चलिए कैथोड रे की मुख्य विशेषताएं बताते हैं आपसे। आवेश ऋणावेशित, गति जो इसका होता है उच्च वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्पत्ति वैक्यूम ट्यूब में कैथोड से उत्पन्न होते हैं। उपयोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरटी, टीबी, पुराने कंप्यूटर मॉनिटर में किया जाता है। इसके आविष्कार से जुड़ा तथ्य बताते हैं। तो कैथोड रे का खोज सर विलियम क्रुक्स ने की थी। इसके अध्ययन से ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं रक्तचाप मापने के लिए। स्फेग्नोमैनोमीटर वह यंत्र है जिसका उपयोग मानव शरीर के रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। बाकी ऑप्शन दिया थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। और ऑक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, डीएनए की द्विकुंडल संरचना किसने बताई थी।
डीएनए की द्विकुंडल संरचना किसने बताई थी, ये आपसे पूछा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ग्रुप डी का, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, वॉटसन और क्रिक ने। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की द्विकुंडल डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था, पीएच स्केल का निर्माण किसने किया था, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा सोरेन शारिनसन ने पीएच स्केल का निर्माण किया था। पीएच स्केल का निर्माण 1909 में डेनमार्क के रसायन शास्त्री पीटर लॉरिटस सारेंसन ने किया था। पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच का अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, या पीएच का मान हो, पीएच का फुल फॉर्म होता है। यह स्केल किसी घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का पैमाना है। स्केल की सीमा क्या होती है, तो स्केल की सीमा जो होती है 0 से 14 तक होती है। अगर पीएच वैल्यू आपकी 7 है तो न्यूट्रल होगा, जैसे शुद्ध जल का। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। वाह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मनुष्य की आंख किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, यह आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए और कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। चलिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर। रेटिना आंख के अंदर की परत होती है जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर छवि बनाती हैं। रेटिना में फोटोरेक्टर सेल्स, जिसे जो ये सेल्स हैं रोड्स और कोन्स होते हैं, जो प्रकाश को संजीव संकेतों में परिवर्तित करते हैं। कार्निया, आइरिस और पुतली प्रकाश को प्रवेश देने नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, लेकिन प्रतिबिंब छवि रेटिना पर बनती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछे, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा। हीरा जो है या सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। इसकी कठोरता को मोहर पैमाने मोस स्केल पर 10 मापा गया है, जो अधिकतम होता है। हीरा कार्बन का ही एक रूप है जिसे प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन से मजबूत संयोजक बंध से जुड़ा होता है। इसका उपयोग क्या होता है, तो जैवरात में करते हैं, काटने घिसने वाले औजारों में भी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा गया। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। उन्होंने पेनिसिलिन नामक पहली एंटीबायोटिक की खोज की जो फफूंदी से प्राप्त हुई। बाकी ऑप्शन में दिया आइंस्टीन, तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी दिया। मैडम क्यूरी रेडियम और पोलोनियम की खोज की। लुई पास्चर ने टीकाकरण, पाश्चीकरण और कीटाणु सिद्धांत दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए। इसका जो भी पॉइंट बताऊंगा वो भी ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा इकाई कौन सा है, कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटी इकाई क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है, बिट है। बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट है। बिट का पूरा नाम क्या है, तो बिट का पूरा नाम जो है बाइनरी डिजिट है, या केवल 2 मान होते हैं, या केवल दो मान को ही व्यक्त कर सकते हैं। जीरो जो होता है वो आपका सिग्नल देता है, और एक जो है वह ऑन का सिग्नल देता है, या ध्यान रखिएगा। सभी डिजिटल डेटा और कंप्यूटर मेमोरी इसी बिट्स की श्रृंखला में संग्रहित होती है। चलिए कुछ मेमोरी और इसकी इकाइयों का बताते हैं। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, यह पूछ लेता है। तो एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, यह पूछ लेता है आपसे। तो एक निबल में जो होता है वह 4 बिट्स होते हैं। कितना बिट्स होता है, तो 4 बिट्स होते हैं। यही अगर आपसे पूछ ले कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगर यही पूछ ले 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 1 किलो बाइट्स में 1024 बिट्स होते हैं। एक मेगाबाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक मेगाबाइट में 1024 केबी होते हैं। एक गीगाबाइट में कितने होते हैं, तो एक गीगाबाइट में 1024 एमबी होते हैं, मतलब मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, इंसुलिन जो है वह किस अंग से स्रावित होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो इंसुलिन जो है पैंक्रियाज से स्रावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैंक्रियाज। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसे पैंक्रियाज नामक अंग के लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं के भीतर पहुंचाकर उसे ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, जिसे मधुमेह रोग कहते हैं, यह होता है। इंसुलिन का इंजेक्शन डायबिटीज रोगों के लिए जीवन रक्षक होता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, यह आपके लिए प्रश्न है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। हेनरी बेकरल ने 1896 में यूरेनियम का प्रयोग करते समय खोज की। बाद में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने गहराई से अध्ययन किया। इस क्रिया में परमाणु से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर जिसे जांग की हड्डी भी कहते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। यह जांग में स्थित होती है और हिप जोड़ से लेकर घुटने तक फैली होती है। अगर यहीं आपसे पूछ लेता कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है, जो कि कान के पास पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास से स्रावित नहीं होता, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा चलिए बता दीजिए। इंसुलिन भी पेनक्रियास से स्रावित होता है, ग्लूकेगान भी, सोमेस्टोस्टिन्स भी, या तीनों तो पेनक्रियास से ही स्रावित होते हैं, जबकि वेस्ट्रोप्रोसिन जो है वह पेनक्रियास से स्रावित नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अग्नाशय से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन है इंसुलिन, ग्लूकेगान और सोमेटोस्टेसिन, जबकि वेस्ट्रोप्रोसिन जिसे एडीएच पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, एडीएच पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, ना कि अग्नाशय से। वेस्ट्रोप्रोसिन जिसे एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं, एडीएच हार्मोन्स कहते हैं, यह हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पीछे के भाग में स्रावित होता है। यह शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। आपसे पूछ लेता है सीधे सीधे कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसोप्रेशन हार्मोन्स या एडीएच हार्मोन्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होती, क्योंकि प्रकाश किरणें व्यक्ति के सिर और पैरों से दर्पण के बीच के हिस्से पर पड़ती है, जिससे आधे दर्पण की ऊंचाई से पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस बिल्डिंग गैस के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। गैस बिल्डिंग में आमतौर पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों का मिश्रण चलाया जाता है। इस मिश्रण को बहुत उच्च तापमान लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस वाला लौ उत्पन्न होता है, जो धातु को पिघलाकर जोड़ने में मदद करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा बेकिंग पाउडर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल अंगूर और इमली में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह अम्ल बेकिंग पाउडर में भी उपयोग होता है, क्योंकि यह अम्लीय गुण देता है जो बेकिंग सोडा के साथ प्रतिक्रिया करता है। सिट्रिक अम्ल भी फलों में पाया जाता है, खासकर नींबू और संतरों में। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य घटक है। लैक्टिक अम्ल दही और किण्वित पदार्थों में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है वो आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम व निकेल का। स्टेनलेस स्टील एक विशेष प्रकार का स्टील है जो जंग नहीं लगने देता और चमकदार होता है। इसे बनाने के लिए लोहे में निम्न तत्व मिलाए जाते हैं। क्रोमियम जंग से सुरक्षा के लिए लगभग 10.5% या उससे अधिक। निकेल मजबूती, लचीलापन और चमक के लिए। क्रोमियम स्टेनलेस स्टील को जंग प्रतिरोधक बनाता है, जबकि निकेल संरचना को मजबूत करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की प्रतिकृति किस चरण में होती है। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की प्रतिकृति किस चरण में होती है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है इंटरफेस। इंटरफेस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एलिसा टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है। एलिसा टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, HIV जांच के लिए। एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोबरेंट एसे या प्रतीक्षा प्रणाली इम्यूनो रिस्पांस
में बने एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। HIV, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, की प्रारंभिक जांच के लिए ELISA टेस्ट सबसे सामान्य और प्रभावी विधि मानी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पाचन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम क्रियाशील होता है? पाचन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम क्रियाशील होता है, यह आपसे पूछा गया। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सैलिवरी अमाइलेज। लार में यह पाया जाता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है यह एंजाइम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कार की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है? कार की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि कार के साइड मिरर में। यह दर्पण विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे चालक को अधिक क्षेत्र दिखाई देता है। इसमें बनी छवि अभी आभासी, सीधी और छोटी होती है, लेकिन यह देखने के लिए उपयुक्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी पर आकाश हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में गैस कर प्रकीर्णन करते हैं, खासकर नीली रोशनी का। लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, भले ही सूरज चमक रहा हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 को नोबेल गैसों का समूह कहा जाता है। या जो क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा, आधुनिक आवर्त सारणी में नोबेल गैसों का समूह किस समूह को कहा जाता है, यह क्वेश्चन रहेगा या इसका। चलिए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका होगा समूह 18 को। इस समूह में शामिल सभी तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और ये अत्यंत अक्रियाशील होते हैं। नोबेल गैस जो कि ग्रुप 18 के तत्व हैं, कौन कौन से हैं? तो यह है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान। ये सभी समूह 18 के नोबेल गैस हैं। रेडान और आग्नेशन यह एक कृत्रिम रूप से निर्मित गैस है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। इसमें तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। साथ ही उन्होंने रासायनिक गुणों की आवर्तता के आधार पर उन्हें सजाया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। उन्होंने कुछ स्थान खाली छोड़े थे भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए। कुछ तत्वों को उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के क्रम को तोड़कर उनके रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो हेनरी मॉसली ने यह सिद्ध किया कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखना अधिक वैज्ञानिक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? निम्नलिखित में से दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता, जबकि दूर की वस्तुएं ठीक दिखाई देता है। इसका कारण यह होता है कि नेत्र की फोकसिंग शक्ति कम होती है और यह नेत्र गोलक छोटा होता है, जिससे छवि रेटिना के पीछे बनती है। उपचार क्या है इसका? तो इस दोष को उत्तल लेंस की सहायता से सुधारा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मायोपिया जिसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को ठीक किसके द्वारा किया जाता है? चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, अवतल लेंस से। मायोपिया यह निकट दृष्टि दोष वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती। इसके निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस या लॉफिंग गैस कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, N2O। N2O को लॉफिंग गैस या हास्य गैस कहा जाता है। N2 जिसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर हास्य गैस कहा जाता है। यह एक रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है जो सांस लेने पर कुछ समय के लिए हंसी जैसा प्रभाव उत्पन्न करती है और व्यक्ति को अवचेतन कर सकती है। इसका प्रयोग जो करते हैं गैस दंत चिकित्सा और सर्जरी में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है?
अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, यह आज का आपका प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है और टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं यह भी बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।